Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के 12th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 101 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण। इसके जस्ट पहले हमने वीडियो नंबर 100 में आपको पढ़ाया था समविभवी तल के गुण, जिसमें यह बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभवी तल पर लंबवत होती है। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए इस बात को आज हम प्रूफ करते हैं। तो टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक है आपका समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण। समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग को एक धन आवेश लेते हैं और धन आवेश से कुछ दूरी पर एक तल का निर्माण करते हैं। यह तल जो आपका समविभवी तल है और समविभवी तल वहीं पर होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो क्या करेंगे कि हमको चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी दर्शाना पड़ेगा आवेश के सतह से। तो आवेश के सतह से निकलती हुई कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग दर्शा देते हैं इस तरह से। चाहे तो बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शा सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं लेते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है आवेश के प्रत्येक बिंदु से निकल सकता है। तो उतना बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चित्र जो डायग्राम है गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए और उसमें समविभवी तल के कोई दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं dx। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए और उससे भी पहले हेडिंग दे दीजिएगा कि समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसमें मानने वाला प्रोसेस है कि यदि एकांक धन आवेश यानी कि Q बराबर +1 कूलम, यदि एकांक धन आवेश Q बराबर +1 कूलम को समविभवी तल के, ये आपका समविभवी तल है, समविभवी तल के एक बिंदु A से उसी तल पर दूसरे बिंदु B तक ले जाने में तय किया गया अल्प विस्थापन dx हो। देखिए क्या माना गया, इसमें कोई एकांक धन आवेश है जिसको हम लोग समविभवी तल के एक बिंदु A से उसी तल पर बिंदु B पर ले जा रहे हैं। तो बिंदु A से बिंदु B पर ले जाने के क्रम में विस्थापन कितना है, dx। यह विस्थापन बहुत छोटा है, तो तय किया गया दूरी कितना होगा, इसका विस्थापन dx होगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगता है, और क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को हम ले जाते हैं ढो करके, तो हमको विरुद्ध में उसका कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को हम ढो के ले जाएंगे तो किया गया कार्य का मान होगा dw बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगता है। तो किया गया कार्य होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो इस पर विद्युत बल भी लगेगा। तो विद्युत बल का मान कितना होगा, F बराबर Q इंटू वेक्टर ई। लेकिन देखिए Q का मान कितना है, 1 कूलम है, तो Q का मान हम रख देंगे 1 कूलम। तो 1 इंटू ई तो आ जाएगा F बराबर E। अब देखिए यहाँ पर था dw बराबर F डॉट dx और F बराबर हम लोग का कितना आ गया है, E आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि F के स्थान पर वेक्टर F के स्थान पर वेक्टर E रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि dw बराबर F डॉट dx है। यहाँ पे F के स्थान पर हमको कितना रखना है, E रख देना है। क्यों, क्योंकि F बराबर E है। तो हो जाएगा E डॉट dx, वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो E डॉट dx का कितना हो जाएगा, E dx cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं जो समविभवी तल का गुण पढ़े थे, गुण नंबर 6, तो उसमें हमको लिखाए थे कि समविभवी तल के किसी एक बिंदु से उसी तल पर किसी दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है।
क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभव एक समान होता है, तो दोनों के बीच का विभवांतर 0 आता है। तो इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि किसी समविभवी तल के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य का मान शून्य होता है, इसलिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच किया गया कार्य DW बराबर 0 होगा, क्योंकि बिंदु ए से हम लोग बिंदु बी तक लाए हैं इसको ढो करके, तो किया गया कार्य DW का मान 0 होगा। अब देखिए DW का मान कितना होता है, E dx cos थीटा था, तो क्या लिखेंगे DW के स्थान पर E dx cos थीटा बराबर 0। हम लोग को देखिए यहाँ पर पता है कि हम लोग समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक अब इसको ढो करके लाए हैं और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है। तो देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक हम लोग गए हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए हैं और साथ में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है। तो देखिए E डॉट dx cos थीटा बराबर 0 है। इसका मतलब है कि या तो E 0 होगा, या तो dx 0 होगा, या cos थीटा 0 होगा। यदि तीनों में से कोई एक 0 होगा तभी तीनों का प्रोडक्ट का मान 0 आएगा, क्योंकि तीन राशि जब गुना में हो और उसके बराबर में 0 आए तो इसका मतलब है या तो तीनों 0 है, या कोई दो गो 0 है, या कम से कम कोई एक 0 है, तभी जाके तीनों का गुणनफल 0 आ सकता है। नहीं तो तीनों में से कोई 0 नहीं होगा तो 0 तो आएगा नहीं, गुना में है तो तीनों या तो 0 हो सकता है, या तो दो 0 हो सकता है, या तो E 0 हो जाए, या तो dx 0 हो जाए, या तो cos थीटा 0 हो जाए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र में है तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो नहीं सकता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे E नोट बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो नहीं सकता है। और डायग्राम में देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी कितना है, dx। हम लोग बिंदु ए से बिंदु बी तक ले आए हैं, तो हम लोग तो कुछ न तो कुछ दूरी तय किए ही होंगे, तो dx का मान भी 0 नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, dx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दो क्वांटिटी 0 नहीं है, एक E 0 नहीं है और एक dx 0 नहीं है। अब इसमें एक टर्म बचा है cos थीटा, तो cos थीटा 0 हो सकता है, तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0। हम इसलिए इन दोनों को 0 नहीं के बराबर लिखे, क्योंकि हमको कन्फर्म पता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर तो हो नहीं सकता है। और यह भी पता है कि ए और बी के बीच का कुछ ना कुछ हम लोग दूरी तय किए हैं, तो ये भी 0 नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पता है कि cos थीटा 0 के बराबर होगा कि नहीं, इसलिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो cos में 0 किसका मान होता है, तो cos में 0 होता है आपका cos 90 का, cos 90 डिग्री का। तो 0 का स्थान पर क्या लिखेंगे, cos 90, क्योंकि आप एक स्टेप पीछे चलिएगा तो cos 90 का वैल्यू रखिएगा 0, तो फिर वही आ जाएगा cos थीटा बराबर 0। तो cos 90 बराबर cos थीटा बराबर cos 90। अब देखिए इक्वेशन के नियम से इधर cos थीटा इधर cos 90 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री को जब हम रेडियन में लिखते हैं बदल करके तो कितना आता है, π/2 आता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि π/2। देखिए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और समविभवी तल के बीच का कोण कितना आया, 90 डिग्री आया। यानी कि कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभवी तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर लंबवत होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो टॉपिक लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है, ठीक, और इसके नजदीक में या इससे कुछ दूरी पर हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके लाते हैं। जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके ला करके इसके कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश को अनंत से उठा करके किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाने में हमको कार्य करना पड़ता है। कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो जब हम लोग किसी एक आवेश को अनंत से उठा करके किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमको कार्य करना पड़ता है। और जिस पॉइंट पर हम लोग ले जाकर के छोड़ देते हैं उस आवेश को, यानी कि रख देते हैं दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में,
तो वही किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि यह एक आवेश है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग जब किसी दूसरे आवेश को अनंत से उठा करके लाते हैं और उसके किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि वह एनर्जी उस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन यह कार्य किसके कारण हो रहा है? तो विद्युत के कारण हो रहा है। इसी कारण से एनर्जी को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखिए। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक दूसरे आवेश को अनंत से उठाकर उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा होती है। वही कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से सूचित करते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है तथा B मान mL² T−2 होता है। तथा B मान mL² T−2 होता है। यह एक अदिश राशि है। हो गया। देखिए फिर समझ लीजिए, जब हम लोग किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को अनंत से उठा करके लाते हैं तो उसके किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा हो जाती है। क्योंकि यह एक प्रकार का ऊर्जा है तो सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है और उसका बीमा होता है mL² T−2 और यह एक अदिश राशि होता है। ठीक, चलिए इसके बाद आप टॉपिक लिखिएगा कि दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। आवेशों के दो निकाय के कारण हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि कोई एक आवेश ले लीजिए Q1 और इस जो बिंदु A पर स्थित है और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B पर हम लोग अनंत से किसी आवेश को उठा करके लाए हैं जिसका नाम है Q2। जो आपका आवेश Q2 दिखाई दे रहा है इसको अनंत से उठा करके आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाया गया है। तो किस बिंदु पर? तो बिंदु B पर लाया गया। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का दूरी मान लेते हैं कि R है। तो यह दोनों मिलकर के एक निकाय बनाता है। तो इसके निकाय के कारण हमको बताना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। क्योंकि हम परिभाषा आपको बताए हैं कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो भी हमको कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और डायग्राम नोट करने के बाद लिखिएगा, माना कि एक आवेश Q1 है, माना कि एक आवेश Q1 है जो बिंदु A पर स्थित है, तथा दूसरा आवेश Q2 है जिसको अनंत से उठाकर बिंदु B पर लाया गया है।
जिसको अनंत से उठाकर बिंदु बी पर लाया गया है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसलिए आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तो पूछिएगा क्यों? तो उसका रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश Q से R दूरी पर किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश और बटा में बिंदु से आवेश के बीच की दूरी। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव का मान कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश और बटा में दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो कि R है। तो इसके बाद आप लिख लिए कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इसके बाद लिखिएगा कि आवेश Q2 को अनंत से उठाकर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q2। तो देखिए क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी आवेश को हम लोग अनंत से उठा करके किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं, तो उस बिंदु का विभव जो है V बराबर होता है किया गया कार्य बटा में लाया गया आवेश। तो देखिए, तो इससे हम लोग यदि W बराबर निकालेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? विभव और इंटू लाया गया आवेश। तो देखिए, तो पॉइंट B का विभव जो है V है, पॉइंट B का विभव V है, और हम लोग आवेश Q2 को अनंत से उठा करके लाए हैं, तो W बराबर कितना होना चाहिए? V इंटू Q2 होना चाहिए। तो देखिए, आवेश Q2 को अनंत से उठाकर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर V और इंटू लाया गया आवेश, क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर W, जिसमें W होता है किया गया कार्य और Q होता है लाया गया आवेश। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि W बराबर V इंटू Q, और Q जहाँ पर लाया गया आवेश है, तो हम लोग अनंत से उठाकर किसको लाए हैं? Q2 को लाए हैं। तो W बराबर कितना हो जाएगा? V इंटू Q2। अब देखिए, V का मान हमको ज्ञात है पहले से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तो यहाँ पर V का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू Q2 है। अब इसका मान हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R हो जाएगा। और हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, और उसको हम लोग U से लिखते हैं। तो देखिए, लिखेंगे कि चूंकि किया गया कार्य ही बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा होगी, किया गया कार्य बिंदु B की स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों? परिभाषा से। तो U बराबर कितना हो जाएगा? W। तो W का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 टू Q2/R। तो हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 टू Q2/R। इसके बाद चलिए नोट पढ़ते हैं इससे जुड़ा हुआ। तो नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1, कि यदि दोनों आवेश सजातीय हो, यदि दोनों आवेश सजातीय हो, यदि दोनों आवेश सजातीय हो, तो प्रतिकर्षण के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात U का जो मान है आपका 0 से बड़ा होगा। देखिए, इसका रीजन समझ लीजिए क्यों होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 बटा में R होता है। दूरी का मान तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, जिसका मान 9×10⁹ है, इसका भी मान कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। देखिए, यदि Q1 का मान भी पॉजिटिव हो और Q2 का भी मान पॉजिटिव हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा, तो जो एनर्जी आएगा वो आपका 0 से बड़ा आएगा। यदि Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा हो तो एनर्जी का मान
पॉजिटिव आएगा। यदि Q1 भी नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो तो दोनों का गुणनफल भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Q1 नेगेटिव और Q2 नेगेटिव, तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो भी एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि यदि दोनों आवेश सजातीय हो, चाहे दोनों ऋण आवेश हो या दोनों धन आवेश हो, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश है 4 कूलम का, एक आवेश मान लीजिए कि 4 माइक्रो कूलम का है और दूसरा आवेश जो है आपका 2 माइक्रो कूलम का है, और दोनों के बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो Q1 का मान जो है आपका कितना है, 4 माइक्रो कूलम, जिसको हम लिख देंगे 4 × 10⁻⁶ कूलम, और Q2 का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, जिसको लिख देंगे हम लोग 2 × 10⁻⁶ कूलम, और दूरी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो U का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 अब Q1 × Q2 और बाई R। अब देखिए इसका मान होगा 9 × 10⁹ और इसका मान जो है आपका 4 × 10⁻⁶ और इसका मान है 2 × 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻²। देखिए U बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 10 के पावर देखिए कितना हो जाएगा, 12 और ये 9 है, तो 9 × 10⁻³ हो जाएगा, और इसमें 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तब तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁵ चूँकि एनर्जी है इसलिए जूल आएगा। देखिए एनर्जी का मान जो भी आया है पॉजिटिव आया है, कारण है कि दोनों आवेश धनात्मक थे, यानी कि दोनों सजातीय आवेश थे। इसके बाद नोट 2 लिखिएगा कि यदि आवेश विजातीय हो, यदि आवेश विजातीय हो तो आकर्षण बल के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। यदि आवेश विजातीय हो तो विद्युत आकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात U <0, क्योंकि Q1 × Q2 <0 होता है, क्योंकि Q1 × Q2 0 होता है। इसका भी कारण समझ लीजिए, U बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 और बाई R होता है। ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, दूरी भी कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसमें मान लीजिए कि यदि एक पॉजिटिव रहे दूसरा नेगेटिव रहे तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, तो आपका एनर्जी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि लेस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश का गुणनफल है वही नेगेटिव आ रहा है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो है आपके आवेश पर भी निर्भर करता है मुख्य रूप से, कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1/4πε0 तो पॉजिटिव होता है, R भी पॉजिटिव होता है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक -4 कूलम माइक्रो कूलम का हो और एक +2 माइक्रो कूलम का हो, तो उसी का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनर्जी आपका नेगेटिव आएगा। इसके बाद नोट 3 लिखिए। नोट 3 है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर एक निकाय बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर एक निकाय बनाते हैं जिसकी ऊर्जा UN बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाई n² होता है। फिर से मिला लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर एक निकाय बनाते हैं जिसकी ऊर्जा UN बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n² होता है, जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारा कक्षा होता है और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो देखिए यहाँ भी एक आवेश है और यहाँ भी एक आवेश है, दोनों मिलकर के एक निकाय बना सकता है। कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर एक इलेक्ट्रॉन
एक निकाय बनाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक निकाय का कुछ ना कुछ विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिल करके एक निकाय बनाते हैं, तो उसके किसी भी कक्षा निश्चित इलेक्ट्रॉन का यदि स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है E1 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन बटा n स्क्वायर, जहाँ n जो है कक्षाओं की संख्या होती है। अब देखिए इस पर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्योंकि इसमें एग्जाम में आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान बताएं। तो देखिए क्या हो जाएगा U1, क्योंकि पहला कक्षा के लिए n का मान कितना होता है 1 होता है, तो E1 बराबर -13.6 और बटा में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन का है कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान निकाले, तो फार्मूला तो वही होगा, लेकिन दूसरा कक्षा का तो n का मान कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे 13.6 और बटा में 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 13.6 और बटा में हो जाएगा आपका 4। इसको देखिए डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका -3.6 होगा, क्योंकि देखिए 13 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा 12, एक इसमें बचेगा तो 16, तो आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि तीसरा कक्षा का पूछता है तो हम लोग n का वैल्यू कितना रख देंगे U3 बराबर -13.6 और बटा में 3 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 और डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करके जो भी आएगा आपको वही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में और थोड़ा स्टूडेंट भूल जाने के कारण इसको नहीं बना पाए थे। तो पूछा था कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको डिराइव कैसे किया जाता है, तो जो फार्मूला आपका आता है UN बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर, इसी फार्मूला से निकालते हैं। आप किसी भी कक्षा का निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।